हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपीएससी एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है। उसमें ये पार्ट सेकंड है। मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वेलकम टू एवरीवन। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया तो डिटेल में आपको मैंने बताए हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? और ये फॉर्म कैसे फिलअप होगा, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सब कुछ डिस्कस किया है मैंने, ठीक है? तो आप चैनल पर जब क्लिक करके देखेंगे ना तो आपके पास सारे वीडियोज़ की डिटेल आ जाएगी। उसमें सभी वीडियोज़ में मेंशन किया है ऊपर, ठीक है? उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो अलग है और फिर पेपर एनालिसिस वाला वीडियो अलग दिया हुआ है। तो आज क्वेश्चन नंबर 5th में यहाँ पर हम देखेंगे, एक ये पेपर में ना सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये 2023 का पेपर है, ठीक है? इसमें बेस्ट बात क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑप्शन वाला था, जो मैच लिस्ट वाला है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हम भले ही 4 क्वेश्चंस, कहने को 4 क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चन शेयर हो जा रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी। आप किसी भी एग्जामिनेशन को जब तैयार कर रहे हो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में होने वाले जितने भी पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, मतलब उसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, तेजपुर यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन आपके वेस्ट बंगाल सेट में आया हुआ था, इसी बार का पेपर, ठीक है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हमें बताना है उनके साल के हिसाब से कि कब वो बने हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनकी कब-कब हुई। कॉटन कॉलेज 1901, यानी सबसे पहले अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो कॉटन कॉलेज ही बनाया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम टिक कर लेते हैं। चलिए, कलर चेंज किया है पेन का। 90, अच्छा ये ऊपर ही है। अब पहले जब मैं कर रही हूँ ना सबसे पहले टिक, तो ये ध्यान दीजिएगा, पेपर में हमें समय भी बचाना है और बहुत जल्दी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, दोनों हमें ध्यान होना चाहिए। तो जब भी आप मैच ऐसा कुछ करें, ज़्यादा ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, तो नीचे आकर देख लीजिए, ए1 2 में है तो ये तो सबसे पहले खारिज कर दीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बनाई गई है 1948 में, ठीक है? असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये है 1969 में, और तेजपुर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई है सबसे बाद में, यानी 1994 में। तेजपुर यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1994 में बनाई गई है, और डी का 4 बिल्कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कहाँ पर हम देखेंगे, सी का आंसर, सी का 3 यहाँ है, सी का 2 यहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं 7th क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे पेज स्क्रॉल करके फिर वापस आना थोड़ा-सा आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा, इसलिए मैं साथ-साथ में क्वेश्चन उसका सॉल्व करती जा रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खजुराहो के मंदिर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनको एक बार डिटेल में पढ़ना ज़रूर। इसके लिए मैंने एक सेपरेट एक वीडियो डाला हुआ है खजुराहो के लिए, ठीक है? आज का टॉपिक करके एक खास क्लास मैं अपलोड करती हूँ, जिसमें यही पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी, और जियो के लिए भी क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्टिव मैं डालती हूँ। तो देखते हैं, समझते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है वो ड्यूरिंग द चंदेला जो डायनेस्टी है उस टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात, ठीक है? चंदेलास टाइम पीरियड में बनाए गए। और नंबर 2 कहता है कि जो टेम्पल है खजुराहो में वो ज़्यादातर हिंदुइज़्म और जैनिज़्म पे है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है? नेक्स्ट कहते हैं कि जो टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा हम नहीं कह सकते, ये नॉन द्रविड़ स्टाइल है। यहाँ पर नगाड़ा भी है, ठीक है? हम यहाँ नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल देखते हैं,
तो द्रविड़ स्टाइल के हम नहीं कह सकते। तो तीसरा तो स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है दीज़ आर सिचुएटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महाराष्ट्र में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही है, बट ये स्टेट गलत दे दिया गया था। ये एमपी में स्थित है। तो इस तरह से ये 2 स्टेटमेंट हो जाती हैं गलत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। खजुराहो टेम्पल को बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ हिंदुइज़्म और जैनिज़्म दोनों से रिलेटेड आपको मंदिर मिलेंगे। खजुराहो जो मंदिर हैं, वो स्टार्ट हुए थे, इनिशिएट किए गए थे चंदेला डायनेस्टी की तरफ से। ठीक है जी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Another very important question. Consider the following developments pertaining to the history of modern education in India. Sadler University Commission, Lord Macaulay Minute, राफ कमीशन और वुड्स डिस्पैच। इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, ये जो क्रोनोलॉजी है, ये तो ऑटोमेटिकली हम समझ ही जाएंगे। बट ये चारों कमीशन, इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी लंबे टाइम तक रूल किया और उस टाइम पीरियड में बहुत सारे नए नए कानून निकाले। एजुकेशन में भी बहुत कुछ किया। अब ये एजुकेशन मेनली भारतीयों के डेवलपमेंट के लिए हो रही थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थे सर्वेंट, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद हो सकती थी। अब अगर उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मदद चाहिए थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ के एजुकेशन में कौन-सी लैंग्वेज चले या नहीं चले। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए। तो उस समय मैकॉले जो है, वो कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पर प्रेज़ेंट करते हैं। ये लिखा था थॉमस बाबिंगटन मैकॉले ने। क्या मेंशन किया है उन्होंने अपने मीटिंग्स में? इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। उन्होंने रेकमेंड किया कि भई इंग्लिश ही होना चाहिए मीडियम, एग्ज़ाम जो आपका क्लास चलेंगी, स्कूल चलेगा उसमें, ताकि हम वेस्टर्न नॉलेज को और ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर सकें और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। और इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग में आखिर रखा ही क्या है? और उन्होंने साथ-साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच थी, उसे भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भई कोई ज़रूरत नहीं है हमें संस्कृत पढ़ाने की या कोई और लैंग्वेज पढ़ाने की, लेकिन हमें एडवोकेट करना चाहिए अपनी वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है? इसीलिए 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, जिसकी वजह से सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए गए। तो आज जो हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वो थैंक्स टू मैकॉले मिनट्स, और हम उन्हीं की सोच को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? मैकॉले मिनट समझ में आ गया? वहीं दूसरी तरफ थे कुछ ओरिएंटलिस्ट, जिनका ये मानना था कि भई ये कैसे हो सकता है? थोड़ी-सी वर्नाकुलर एजुकेशन में भी बढ़ावा होना चाहिए। यानी अगर हम भारत में रहते हैं, भारत के लोग अगर इन एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो उनकी भाषाओं को भी सम्मान देना ज़रूरी है। तो उसी में से एक आता है वुड डिस्पैच। ये वुड डिस्पैच क्या है? ऐसे ही एक मीटिंग, जहाँ जैसे मैकॉले मिनट्स में हमने डिस्कस किया, ऐसे ही एक मीटिंग होती है, जहाँ पर चार्ल्स वुड जो है इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भई वर्नाकुलर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए प्राइमरी लेवल तक। अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी है तो आप हायर लेवल में पढ़ाइए, लेकिन क्लास 1 टू 5 जो प्राइमरी लेवल होता है, वहाँ बच्चों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। इसीलिए हम इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया कि हम ग्रांट देंगे, ठीक है? जिससे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जा सके। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने की बात हुई, और अब एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी सबसे पहले प्राइमरी स्कूल होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर हायर एजुकेशन होगा। तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबकी डेट भी मैं आपके साथ में मेंशन करती आ रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है राफ कमीशन। राफ कमीशन लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया। ये कर्जन कौन है? बिल्कुल ये वही है जिसकी वजह से बंगाल विभाजन हुआ था। वाइसराय ऑफ इंडिया उस टाइम पीरियड का, जब 1905 की मैं बात कर रही हूँ, 4 की मैं बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिफॉर्म करने में कर्जन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने उस समय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर ये आते हैं, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स होते हैं। ग्रेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन इसे अपोज किया नेशनल लीडर्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि ओपन यूनिवर्स जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसपे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो ये कब 1902 में आपके सामने आया राव कमीशन।
और उसके बाद नंबर आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का, जो 1917 में आया था। माइकल अर्नस्ट सैडलर द्वारा लाया गया ये कमीशन, इसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। तब इन्होंने कुछ प्लान रिकमेंड किए, जैसे 12 साल स्कूल सिस्टम। इन्होंने कहा कि भई यूनिवर्सिटी में एंट्री से पहले कम से कम 12 साल तक बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए स्कूल में, यानी क्लास 1 से क्लास 12 तक। इन्होंने कहा वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात इस कमीशन में कही गई थी, जो कि मोर और लेस काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई थी भारतीयों के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम आराम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले मैकॉले मिनट्स, ठीक है? मैकॉले मिनट को टिक कर देते हैं, जो आया है सबसे पहले यानी 1835 में। डेट भी साथ में आप भी लिखते रहिए, ज़्यादा-से-ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। उसके बाद वुड डिस्पैच का हम लोगों ने बात किया था, जो आया था 1854 में। ये डेट्स एज़ इट इज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आया था राल्फ कमीशन 1902 में, और लास्ट में सडलर कमीशन 1917 में, ठीक है? तो 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4 ये रहा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Consider the following events pertaining to the freedom movement of India: Mountbatten Plan, Quit India Movement, Wavell Plan, Royal Indian Navy Mutiny। ये चारों टॉपिक को अलग-अलग से पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन से। चलिए इन्हें भी फटाफट से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। भारत का वो समय जब महात्मा गांधी बाकी सारे लीडर्स के साथ मिलके देश की आज़ादी में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स उस समय हो रहे थे। बहुत सारी घटनाएँ हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। बट अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें, तो 1942 में महात्मा गांधी जब बिल्कुल त्रस्त हो गए कि भई अंग्रेज़ बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और उनको हमें डायरेक्ट कुछ मज़ा चखाने का एक बहुत बड़ा कोई आयोजन करना चाहिए। तो 8 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, और ये कहाँ पर अनाउंसमेंट हुई? बॉम्बे सेशन में, जो आईएनसी का एक केंद्र था उस समय, ठीक है? हर साल आईएनसी की भारत के अलग-अलग केंद्रों में मीटिंग होती थी। तो 1942 में जो सेशन हुआ बॉम्बे में हुआ, जहाँ पर डिस्कस किया गया कि या तो करो या मरो, लेकिन अब भारत आज़ाद करो। इसका एक ही लक्ष्य था कि ब्रिटिश जो रूल है वो फटाफट से खत्म कर दिया जाए। लेकिन होता ये है कि 8 अगस्त को अनाउंस होता है, लेकिन 9th अगस्त की सुबह ही जितने भी फेमस लीडर्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे आईएनसी के, उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। अरेस्ट कर लेते हैं जिसमें गांधी भी हैं, नेहरू भी हैं, पटेल भी हैं, सभी लोग। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट जो है, ये चलता है, स्टार्ट होता है, और भारी मात्रा में जो भारतीय हैं वो मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन्हें रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारे विद्रोहों को ब्रिटिश जो है दबा देते हैं, और ये फेल हो जाता है। लेकिन इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अब कोई भी लीडर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। अब भारत को आज़ादी दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब अंग्रेज इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने 1945 में एक प्लान भेजा भारत में, और ये प्लान वेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। ये प्रपोज करने वाले थे लॉर्ड वेवल। वो कौन थे? वो उस समय भारत के वायसराय थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के वायसराय। इन्होंने सोचा कि भई मैंने हिंदू और मुस्लिम्स में तो अच्छे खासे हम लोगों ने गैप डाला ही हुआ है, इन 2 लोगों में तो हमेशा झगड़े चलते ही रहते हैं। तो चलो इनको हम और थोड़ा-सा लुभावना एक अवसर देते हैं, एक थोड़ा-सा और हम इनकी एकता को तोड़ते हैं। तो कहते हैं हम आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जितना हिंदुओं को हम मताधिकार का वोट देंगे, उतना ही मुस्लिम्स को भी देंगे। तो इसका सिंपल सा बात ये था ना कि हिंदू और मुस्लिम को बाँट देंगे एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल को, यानी अगर 10 हिंदू होंगे, 10 मुस्लिम्स होंगे, बाँट दिया ना? तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये फ़ेल हो जाता है। क्यों फ़ेल हो जाता है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात में बिल्कुल नहीं मानते, और मुस्लिम लीग भी नहीं मानती। कारण ये था कि मुस्लिम लीग में तो मुस्लिम्स थे ही, लेकिन आईएनसी में भी तो मुस्लिम्स थे, आईएनसी में भी मुस्लिम्स थे। तो अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग कहेगी कि भई
मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन में तो फिर से आईएनसी के ही मेंबर आएँगे। तो हमारा क्या होगा? इस वजह से इसे फेल कर दिया जाता है। हम इसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, जो 1945 में हुआ था। डेट बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भारत स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहा था, उस समय एक और म्यूटिनी हुई थी। एक और विद्रोह हुआ था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये हुआ था 1946 में नेवी में, नेवी ब्रांच में, जिसे रॉयल इंडियन नेवी ब्रांच कहा जाता है। 18 फरवरी 1946 में ये म्यूटिनी हुई। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंबई से, ठीक है? और बाकी के नेवल स्टेशन में भी फैलती चली जाती। कारण वही था, वर्किंग कंडीशन इंडियन सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा खराब थी और यहाँ पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस म्यूटिनी को पूरी तरह से सपोर्ट किया, ठीक है? गांधी, नेहरू, पटेल, उन्हें कहा गया कि तुरंत आप सरेंडर कर दो। सपोर्ट तो करें लेकिन सरेंडर कर दो। और ये रिवोल्ट जो था इसने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला दिया। अब वो समझ गए थे कि भारत के हर एक साइड से उनको सामना करना पड़ रहा है विद्रोह का, ठीक है? तो ये जो रिन म्यूटिनी थी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। मैं डिटेल में आपके साथ इसके क्लास लूँगी लेकिन फ़िलहाल आप डेट को ध्यान रखो और हमें क्रोनोलॉजी समझने में कैसे आसानी हो सकती है वो देखिए। अब फाइनली वो घड़ी आ गई थी जब अंग्रेज़ों ने ये तो समझ लिया था कि भारत को आज़ाद किए बिना तो मामला चलेगा नहीं। लेकिन वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थे, शुरू से प्रशासनिक कार्य करते रहे थे, तो उन्होंने ये तो समझ लिया कि अचानक इस तरह से छोड़ के भारत को कैसे जाया जाए, तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगा या जितने भी कार्यभार सौंपना है, उसको एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह या जो भी है फ़ॉर्मल समझ लीजिए आपको वो कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत जो लॉर्ड माउंटबेटन है, जो लास्ट गवर्नर जनरल है भारत के, तो वो क्या-क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। एक तो ये जो प्लान लाए थे माउंटबेटन, इन्होंने कहा कि भई देखो अब बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया जो है सेपरेट होके रहेंगे और कोई कारण बचा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का जो डीआईडी था, ठीक है? वो उस डीएडी उस डे के बाद मतलब जिस समय वो इतने सारा अ, मतलब बहुत खून-खराबा हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत दंगे हो गए थे। उसके बाद ये फाइनलाइज़्ड हो गया कि अब एक सेपरेट नेशन बन के ही रहेगा। तो माउंटबेटन प्लान ने कुछ प्रोविज़न दिए। एक तो कि इंडिया जो है वो 2 भागों में पार्टीशन किया जाएगा और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल ये चॉइस है, चाहे तो इंडिया जॉइन करें या पाकिस्तान जॉइन करें या फिर फ्री भी रह सकते हैं। और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी क्लियर किया जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यद्यपि दोनों अपने-अपने इंडिपेंडेंस डे अलग-अलग मनाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चारों प्लान आपके सामने मैंने डिटेल में बता दिए हैं। अब वापस हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमने क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है? अब तो मुझे लगता है आप आराम से बता सकते थे कि माउंटबेटन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेबेल प्लान या रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी। तो सबसे पहले आता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो आता है 1942 में, ठीक है? उसके बाद आता है रेबेल प्लान उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ठीक है? वेवेल प्लान भी हम मेंशन कर देते हैं, सबकी डेट लिख देते हैं तो याद रहेगा। 1945 में आया वेवेल प्लान, फिर आया है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 में और माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में। तो इस तरह से 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1 ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरह से ये पेपर मैं आपके साथ पूरी तरह से सॉल्व करने वाली हूँ और आई होप कि पेपर आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। पेपर आप देख ही रहे हैं, अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि फिर आप जितना भी पेपर को समझें, कि जितना भी पेपर में कन्फ्यूजन है, आने वाले पेपर में क्वेश्चन आंसर है, कैसे क्वेश्चन आंसर आएँगे, सब हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये सारे क्वेश्चन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूँगी। बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ बनाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो एक लंबा मैराथन भी चल सकता है। लाइव क्लासेस अगर आप बोलेंगे तो एक लाइव क्लास भी हम ज़रूर लेना चाहेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं।
कि आप लोग की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एज़ वेल।